सो गाइज विल कंटिन्यू फ्रॉम एसआरएच। तो जैसे सबको पता है एसआरएच काफ़ी एक्सप्लोसिव टीम है। मतलब इन्होंने ही एक्चुअली ट्रेंड चालू करा था 2022-23 से। मतलब 6 ओवर में 100 रन, 6 ओवर में 125 रन, जो कि मतलब काफ़ी रेयर इंस्टेंसेस होते थे 2010 से 20 या फिर 22 तक। लेकिन जब से ये नया रूल आया, इम्पैक्ट प्लेयर रूल प्लस ये एसआरएच का जो सेटअप है, तो वहां से इन्होंने कुछ नया ही एक नया ट्रांजिशन ले आया या फिर नया इन्वेंशन ले आया T20 क्रिकेट में। तो एक नया टेम्पलेट है इनका खेलने का। तो इनकी जैसे टीम थी वैसा ही इन्होंने वैसे परफॉर्मेंस करा है। जस्ट कि 18 पॉइंट्स लेके ये तीसरे नंबर पे थे। शायद उन्होंने एक मैच में कुछ 76 रन पे ऑल आउट हुए थे, इस वजह से वो शायद नेट रन रेट में पीछे रह गए। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने परफॉर्मेंस दी है तो काफी एक्सपेक्टेशन मैच करे है। दूसरा, इन्होंने इनके पास कोई नए बॉलर्स या फिर नॉन ऐसे बॉलर्स नहीं थे। प्रवीण हिंगे था, साकिब हुसैन जो कि हमें पता भी नहीं थे, ये शायद टेनिस बॉल क्रिकेट वगैरह ये सब खेल के आ रहे थे। और इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, मतलब काफी सारी टीम्स में जो भी नॉन बॉलर्स थे, मुंबई में बुमराह हो गए या फिर पंजाब में अर्शदीप या फिर इनको पीछे छोड़ दिया विकेट्स के। और प्रवीण हिंगे का मतलब कुछ अलग ही बैकग्राउंड स्टोरी है। काफी स्मॉल बैकग्राउंड से आते हैं वो। सेम केस साकिब हुसैन का ऐसा रिकॉर्ड था कि 10 मैचेस में उन्होंने लगातार विकेट्स लिए हैं जब से उन्होंने डेब्यू करा है। तो ये एक नया ही आईपीएल रिकॉर्ड बन गया है। और बाकी पैट कमिंस की कैप्टेंसी तो उस पे तो कोई नहीं कह सकते कुछ। वो तो हमेशा ही टॉप टॉप कैप्टन है। बाकी अगले साल मुझे लग रहा है कि पैट कमिंस नहीं होंगे, तो मे बी ईशान किशन को फुल टाइम कैप्टनसी मिल जाएगी। और क्योंकि अगले साल उनका एशेस वगैरह है, फिर वर्ल्ड कप है, अच्छा। तो मे बी पैट कमिंस वुड नॉट बी देयर इन पार्टिसिपेटिंग द आईपीएल। तो ये एक है। और बाकी कुछ परफॉर्मेंसेस जो थी, जैसे अभिषेक शर्मा की 100 वगैरह 148 रन उन्होंने बनाए थे। फिर उसके बाद क्लासन क्लासन पिछले साल से बेहतर परफॉर्मेंस इस साल उन्होंने दी है। काफी सही उन्होंने फॉर्म में ले आए अपने आप को। फिर उसके बाद ट्रेविस हेड का इतना एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं रहा जिस हिसाब से वो पिछले साल खेले थे। काफी ऑन ऑफ रहे। तो यही है। बाकी आप दोनों क्या लग रहा है एसआरएच टीम का परफॉर्मेंस, और बाकी अगले साल क्या हो सकता है? तो जैसे सीजन शुरू हुआ था उससे पहले मैं एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एसआरएच प्लेऑफ्स में जाएगी, क्योंकि उनकी बॉलिंग ऑन पेपर काफी वीक दिख रही थी, क्योंकि मैंने जानता था प्रफुल इन्हीं के बारे में, शाकिब के बारे में। तो मेरे को काफी ऐसा लग रहा था, मैं हजरत मतलब मजा पता है मेरे को, काफी चुप कराया उन्होंने, काफी मतलब मैं काफी मजा उड़ा रहा था टीम का। कोई फेल भी होते थे तो लगता था कि क्या ही टीम है, बैटिंग वाली तो 300 बना लोगे, पर तुम्हारी बॉलिंग तो ऐसी है कि जैसे बना सकते हो तो खा भी सकते हो, ऐसी बॉलिंग दिख रही है। तो फिर और शुरू में उन्होंने ऐसा परफॉर्म करके, शुरू में उन्होंने ऐसे ही परफॉर्म किया जैसे कि पहला मैच जो आरसीबी के अगेंस्ट था, उन्होंने 202 रन बनाए थे। 200 रन किसी भी विकेट में कम नहीं होता है कभी भी, अगर आपने अच्छी बॉलिंग किया बचा सकते हो। और उन्होंने इजीली चेस करवाया आरसीबी को, आराम से आरसीबी ने पिछले 70 ओवर में उन्हें चेस कर दिया था। तो लग रहा था कि हाँ इस सीजन उनका ऐसे जाना वाला, और शुरू के 3 मैच जैसे आपने देखे तो 3 थे, और पूरा ऐसा लग रहा था कि नहीं जो चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सारे दूसरी में चल रही है, बॉलिंग उनको इशू करेगी। लेकिन फिर वेरी टीम के अगेंस्ट ही सबसे ज्यादा मजाक उड़ा रहा था राजस्थान के सामने, उन्होंने उनका असली रूप दिखाया। वैभव सूर्यवंशी को पहले जब भी प्रफुल्ल इन्हें और शाकिब खेले पहला मैच, और 9 रन पे 5 विकेट उड़ा दिए थे। तो पहले मैंने सोचा नहीं था कि एसआरएच की ये बॉलिंग कैसा हाल करेगी, वो भी राजस्थान का, जो 4 मैच लगातार जीत के आ रही है। और सारे एक्सपर्ट बोलते थे राजस्थान तो 5वां मैच भी आसानी से जीतेगी। और उन्होंने मेरे को रियलिटी चेक दिखा दिया कि देखो ये है। और लकीली वो 49 का रिकॉर्ड हमने क्रॉस करा, और उसके बाद जडेजा और परेरा ने अच्छी पार्टनरशिप करी, और एक सम्मानजनक टोटल में उन्होंने पहुंचाया। लेकिन फिर भी फिर जो सारे चाहिए फिर तो इसके बाद उस सारे इसने सबको काफी एक्साइट करा कि जैसे उन्होंने परफॉर्म किया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एसआरएच के फैंस को खुशी होनी चाहिए कि उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया था। पर मेरे को लगता है कि वो प्ले ऑफ पहले अपने नहीं मानता था, तो जैसे उनके सीजन में पहले प्रिडिक्ट कर रहे थे कि वो प्ले ऑफ की टीम नहीं है, वो 4th पोजीशन पे गए। तो उससे तो उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन उनका जो सेकंड हाफ गया था जहाँ उन्होंने सिर्फ एक मैच हारा और सारे मैच जीते, तो मेरे को लगता है कि उनको फाइनल खेलना चाहिए था या जीतना चाहिए था। हम्म। अगर मैं सेकंड फेज की परफॉर्मेंस को कंसिडर करूँ, अगर ओवरऑल को करूँ, तो उनका डिसेंट था। तो ये मैं कहना चाहूंगा। सही है। बिल्कुल। बिल्कुल भाई, जैसे अभी प्रफुल और साकिब की हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो साकिब का और प्रफुल का दोनों का स्टोरी काफी इंस्पायरिंग रहा है। लेकिन जैसा एसआरएच का ग्राउंड है या फिर आईपीएल में जैसे विकेट्स मिल रहे हैं, तो वो काफी फ्लैट मिल रहे हैं। तो उस उन फ्लैट विकेट्स पे साकिब ने बहुत अच्छे मतलब स्लोअर वंस नेल किए हैं, जो कि मतलब हिट करने को काफी डिफिकल्ट हो रहा था बहुत सारे बैट्समैन को। तो वैसे पाटा विकेट में उसने बहुत ही अच्छे कंसिस्टेंसी से कटर्स और स्लोअर वंस किए, जिससे वो रेस्ट्रिक्ट कर पा रहे थे दूसरी टीम्स को। चेन्नई के अगेंस्ट भी उन्होंने वैसा किया था और काफी डिफिकल्ट हो रहा था मारने के लिए।
करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट टीम ऋतिक आपकी। जी, तो मेरी नेक्स्ट टीम है पंजाब किंग्स। और पंजाब ने यार स्टार्ट तो बहुत बढ़िया किया था, और लास्ट ईयर भी वो लोग फाइनल में थे, तो उनसे एक एक्सपेक्टेशन था कि वो शायद इस बार टॉप 2 में या टॉप 4 में जाए। लेकिन पहले जो 6 मैचेस उन्होंने जीते, उसमें से एक टीम थी सीएसके, एक टीम थी एलएसजी, एक टीम थी जीटी, तो उस टाइम पे थोड़ी वीक लग रही थी। लेकिन बाकी मैचेस में जीते, वो अच्छा किया। बट हाफ सीजन खत्म हुआ, उनकी बॉलिंग एक्सपोज होने लगी धीरे धीरे। काफी वो लोग रन लीक कर रहे थे, और ऐसा पॉइंट आया कि उनको उनको बॉलिंग के लिए शशांक को देना पड़ा। वो विकेट ले रहा था। तो आप वो समझ सकते हो कि बॉलिंग किस तरह से, मतलब इतनी खराब हो गई थी उस टाइम पे। और फिर एक मैच ऐसा हो रहा था जिसमें बॉलिंग पिट रही है, एक मैच ऐसा हो रहा है जिसमें बैटर्स नहीं कर पा रहे हैं। कॉर्नरली ने काफी अच्छा किया था उनके लिए, फिर उनके ओपनर्स भी काफी सही कर रहे थे। बट श्रेयस ने भी कुछ कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया। बट फिर अगेन उनके जो मिडिल ऑर्डर में थे, निहाल वडेरा या फिर शशांक, उनका थोड़ा सा डिप हो रहा था। तो सीजन के एंड में आते आते उन्होंने बैटिंग में और बॉलिंग में दोनों में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिया। और सोशल मीडिया पे हमने देखा ही था कि उनका क्या चल रहा था। तो हम्म। वो चीज काफी हाईलाइट हो गई थी, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ही इतना डाउन था कि लोग अब पॉइंट आउट कर रहे थे कि आप ये सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो। हम्म। तो ऐसा लग रहा था कि उनका फोकस सोशल मीडिया पे है, ना कि परफॉर्मेंस पे। तो आप लोग ऐड कर करेक्ट। सकते हैं इसमें कुछ। मेरे को फील्डिंग भी काफी वीक लगी थी, नंबर ऑफ केसेस जो उन्होंने ड्रॉप करे थे, फील्डिंग भी काफी जी जी, इंपॉर्टेंट बिल्कुल। लगती है, तो फील्डिंग में काफी बेट है वो। और या जैसा कि आपने बताया बॉलिंग, तो बॉलिंग भी काफी एक्सपोज होने लगी थी हाफ ऑफ द सीजन। आपको क्या लगता है कि इनको दो, जैसे कि जैसा देखा जाता है कि जो बड़ी टीम से वो एक ही फॉर्म पे खेलती है, तो जैसे कि टीम से जैसे कि राजस्थान पंजाब की हम बात करें, तो ये दो दो फॉर्म पे खेलती है, तो आपको एक अप्रोच कैसी लगती है, मतलब आपका क्या सजेशन है कि उन्हें ये अप्रोच यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि फिर आप किसी भी ग्राउंड पे आपको होम एडवांटेज आप ले सकते हैं ना, क्योंकि आपके लिए भी वो मैच हो जाता है कहीं से कि आप 4 खेल रहे हो या 5 मैच खेल रहे हो, 2 मैच 3 मैच आप अलग जगह खेल रहे हो, तो आपकी क्या राय है इसमें? यार ये अप्रोच काफी, मतलब उसको गेट मनी को कंसिडर करके अप्रोच चूज किया है टीम्स ने, जो कि मतलब प्रॉफिट्स के लिए सही है, बट आपकी टीम के लिए वो सही नहीं है, क्योंकि आप अडेप्ट कैसे करोगे। और आप होम एडवांटेज तो ले ही नहीं रहे हो, आपको एक मैच इस वेन्यू पे, एक मैच दूसरे वेन्यू पे। तो वो काफी नेगेटिव हो जाता है टीम्स के लिए। और एक पॉइंट मेरा था कि श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी भी काफी, मतलब एक्सपोज होना शुरू हो गई थी, क्योंकि जब बॉलर्स बहुत ज्यादा पिट रहे थे, तो उस टाइम पे उनके डिसीजंस थोड़े समझ में नहीं आए। उन्होंने स्पिनर्स को उतना चांस नहीं दिया, यूजी को दिया, लेकिन उनको भी सारे ओवर्स नहीं कराए। तो वो एक बड़ा फैक्टर था पंजाब के परफॉर्मेंस हाँ जी। हाँ, ये काफी सही पॉइंट है, मेरे को भी ये लगा था कि किसी ने भी, और कुछ एक मैच जहाँ पे हमने देखा था कि यूजी चहल जो सबसे बड़े विकेट टेकिंग बॉलर है, उनको ओवर ही नहीं दिया जाता है। तो क्या में। ये अप्रोच, अगर यूजी चहल को आप टीम 11 में खिला रहे हो, आपने ओवर ही नहीं कर रहे हो, तो फिर एक प्लेयर तो आपने वैसे वेस्ट कर दिया, इससे ज्यादा हाँ बैट्समैन को खेलना है। तो ये चीजें मेरे को समझ में नहीं है कि क्या था। तो इसे टेक्निकल वही मिस्टेक की वजह से मेरे को चीज। लगता है कि काफी वो हो गई। हम्म। तो उसके बारे में उनको सोचना चाहिए, नेक्स्ट ईयर उनको बेटर प्लानिंग के साथ आना चाहिए। और तो फिर ओवरऑल आप बताइए, मतलब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आर यू सेटिस्फाइड विद द प्री सीजन एंड द पोस्ट सीजन? मतलब आप आई पंजाब एम का नॉट टीम मान रहे थे सीजन से पहले, आफ्टर सीजन? नहीं यार, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि वो टीम आरसीबी को इस बार शायद वो बदला लेगी या कुछ करेगी, बट फिर से वो लोग हार गए, और हाँ, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग। जैसा कि उन्होंने फाइनल में श्रेयस अय्यर ने बोला था कि अब इस बार हम चूक गए, लेकिन हम अगली बार एक कदम किए तो हम अगली बार जीत के हाँ बचाएंगे। तो मेरे को तो लगा था जैसा उन्होंने स्टार्ट किया था, मेरे को लगा था इस तो पूरी तैयार हो गया ये, मतलब इससे ज्यादा फोकस टीम तो यही नहीं कि अपने स्टेटमेंट पे खड़ी हुई है कि भाई हाँ वो करके दिखाई, क्योंकि उसी सुप्री वाला मैच उनका 6 मैच था, राइट? तो मेरे को लगा एमएस में गया और वहां से वो मैच जीत गया, तब तो मेरे को पता पड़ गया कि जो टीम इतना रन खाने के बाद भी जीत गई, तो लग ही रहा है कि इसमें इंटेंट है, इसको है कि भैया जीता। और मेरे को तो लग रहा था कि ये सारे में जीत के लिए तो नहीं था, इसी में निकालने लग गई थी। लेकिन जब से वो हारना स्टार्ट किया, तो पंजाब एक पंजाब पक्के में उन्होंने बता दिया कि पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, ये मेरे को लगता है कि सब एक ही कैटेगरी की टीम है। ये जब एक्सपोज होने लगती है तो अच्छे आ जाती है, मतलब ये एक ही फैमिली से बिलोंग करती है, मेरे को ऐसा लगता है। इसलिए लवर ऑफ ट्रॉफीज आप देख लीजिए, बिल्कुल। जितनी बार प्ले ऑफ से चौक करने में देख लीजिए, तो वो काफी कुछ सिमिलरिटीज है इनकी, ऐसा मेरे को फील होता है। हम्म। तो मैं ये काफी जो रिलेट करता हूँ। ये जो और इनकी जोड़ी है ना, रिकी पंटिंग और श्रेयस अय्यर, काफी बढ़िया जोड़ी है वैसे। अब वो हाँ ले आते हैं कुछ ना, एक एक इंटेंट या फिर मैजिक टाइप टीम में। रिकी और पॉन्टिंग से दूसरा कितना सेटिस्फाइड है कोचिंग का? पंजाब का। आपको क्या लगता है, उनको रहना चाहिए या फिर नहीं नहीं, मैं तो दोनों का पंजाब को रहना बोलना चाहिए, चाहिए? दोनों का रहना चाहिए। इनका बस थोड़ा सा बॉलिंग वगैरह दोनों को। फिक्स करनी चाहिए। बाकी मेजर कुछ इशू नहीं है टीम में। वो बस एक हाँ कंट्रोवर्सी की वजह से इनका डाउनफॉल आया सेकंड फेज में, बट मुझे लगता है कि हाँ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। सेम केस इसमें। हाँ एक एक और जो पॉइंट है कि पंजाब की बैटिंग जो है ना, वो काफ़ी फेयरलेस है।
मतलब सिमिलर टू व्हाट SRH बैटिंग इज। तो जो सेकंड इनिंग में चेज SRH को थोड़ी दिक्कत आती है, वो दिक्कत पंजाब को नहीं आती। तो पंजाब चाहे फिर 250 हो, 60 हो, कोई भी टारगेट हो, वो चेज कर सकते हैं। तो वो भी एक इनकी स्ट्रेंथ है पंजाब किंग्स की। तो दो ही ऐसी टीम है जो हम्म। 250 प्लस टारगेट चेस कर सकती है, मेरे को ऐसा लगता है। वरना भले आरसीबी भी है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि आरसीबी की अगर 260 270 मिले तो वो चेस कर सकते हैं, नहीं मतलब है नहीं उनकी नहीं, ऑलरेडी। RCB थोड़ी पर्सनली तो दिक्कत फेवरेट्स आएगी। ये है। एक ही टीम है वैसे, और कोई टीम लग रहा है कि चेज कर सकती है 250 अगर बोर्ड पे लग गए? एसआरएच और पंजाब, एसआरएच और पंजाब मेरे को ऐसा लगता है। SRH भी फिर भी ऋतिक वो तुम्हारा क्या हेड ओपिनियन वगैरह है? आउट हो गए ना, तो फिर वो SRH का ये हो जाता हाँ है। लेकिन इनका हाँ, नहीं है, इनका ये स्टार्ट शशांक मिलना सिंह। पड़ेगा। हाँ, शशांक सिंह वगैरह एसआरएच का इनमें। मेरे को कैसा फील होता है, पहले खेलते हुए एसआरएच काफी अलग है, बाद ही खेलते हुए एसआरएच हाँ काफी हाँ अलग है। हाँ, राइट। और एसआरएच हाँ में देखो हेनरिक क्लासन का बहुत बड़ा रोल था चेज में, तो वो एक बड़ा फैक्टर था उसमें। केकेआर में बात करें क्या, चलो। हाँ हाँ तो सबसे पहले केकेआर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा टॉप में थी, क्योंकि जब वो स्ट्रेटेजी आए थे तो उन्होंने प्लेयर रिलीज किए थे, जैसे कि वेंकटेश अय्यर का रिलीज करने, तो सबसे बड़े पर्स के साथ आई थी केकेआर। तो सबकी जो आइस थी ऑप्शन पे वो केकेआर के पास ही थी कि वो जिस प्लेयर को चाहे वो साइन कर सकती है। तो सबको लग रहा था कि कैमरन ग्रुप जो थे वो सबसे बड़ी टॉप थे ऑप्शन में, सबसे बड़ी पिक थे, तो सबको भी था कि क्या तो सीएसके में जाएंगे या फिर केकेआर में जाएंगे, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा पर्स है। और लेकिन फिर वो केकेआर ने उनको साइन करा, तो मतलब सबसे शुरू से उनका था कि ट्रांजिशन था, हमको सोच रखा था कि हम अपने स्पोर्ट के साथ जाएंगे और करेंगे। फिर उन्होंने मुंबई के साथ उनका पहला मैच था, बैटिंग काफी अच्छी करी थी, फर्स्ट मैच में विकेट आने के तुरंत आए थे, और स्टार्टिंग में मेरे को लग रहा था कि अच्छी टीम है, लेकिन जब जैसे उन्होंने बॉल डाला और मुंबई ने बैटिंग करी, तो फिर वो मेरे को लगता है उस मैच में थोड़ा अनलकी रहे थे। वो मैच उनको जीतना चाहिए था पर वो नहीं जीते, पर एक मैच में समझ में आता, लेकिन फिर उन्होंने जैसे मैचेस गवाए, फिर मेरे को फिर लगा था कि उनके स्ट्रेटेजी है, मतलब कैमरन ग्रीन पे वो काफी ज्यादा अमाउंट जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कैमरन ग्रीन से, जितना अमाउंट उन्होंने 25 करोड़ दिए थे, तो मेरे को लगता है कि वो एक अच्छा अमाउंट नहीं था। क्योंकि मैं फील करता हूँ कि अगर आप किसी भी प्लेयर पे मोर देन 20 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो, 20 25 करोड़, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो प्लेयर आपके लिए अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कि तो आपके टीम का कैप्टन होना चाहिए, या फिर मेरे को लगता है कि आप इतने पैसे तभी इन्वेस्ट करो 25 करोड़ से ऊपर, मेरा एज पर्सनल ओपिनियन है मेरा, या फिर वो इंडियन टैलेंट हो, क्योंकि इंडियन टैलेंट ही आपको, मेरे को लगता है कि ओवरसीज प्लेयर को जब भी अपन ज्यादा पैसे देते हैं, मेरे को नहीं लगता उनकी परफॉर्मेंस उस अमाउंट पे उसकी जो प्राइस देके उसको जस्टिफाई कर पाते हैं। जैसा हमने मल्टीपल एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल नहीं है, जब भी किसी ने ओवरसीज प्लेयर को इतने पैसे मिले हैं उन्होंने जस्टिफाई नहीं करा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इतना बड़ा, तो इतना अमाउंट मेरे को नहीं लगता है कि जस्टिफाई करते थे 25, और अच्छे पैसे मुझसे काफी बढ़ चुकी थी, और उनका काफी बिलो एवरेज सीजन रहा था, कुछ एक मैचेस में उन्होंने इनिंग खेली थी काफी अच्छी, लेकिन उनका की थोड़ी स्थिति खराब हो गई थी, पर अजिंक्य रहाणे मेरे को लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन, और उन्होंने जिस हिसाब से वो मैनेज करते हैं उनकी परफॉर्मेंस पे कंसर्न है। जैसे कि मेरे को लगता है कि T20 में टेस्ट स्ट्राइक रेट को जैसे शुरू में उन्होंने अच्छा कह रहा था, लेकिन बीच में वो डीप हो गया था, वो भी रन उठा लेते हैं। तो मेरे को लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस में डीप आया था, लेकिन एज अ कैप्टन उन्होंने टीम को आफ्टर लूजिंग 4 और 5 पॉजिटिव मैचेस, राइट, उन्होंने वहां से टीम को वापस एंकर करना स्टार्ट कराया, इतना स्टार्ट करा, वो एक अच्छा कैप्टन नहीं करा सकता। अगर बाकी कोई दूसरी टीम होती तो मेरे को नहीं लगता है कि, क्योंकि वो लास्ट डे तक थे प्ले ऑफ की रेस में, हाँ उन्होंने हाँ कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लगातार इतने मैचेस हारने के बाद पंजाब उनसे पहले, हाँ, मतलब वो लास्ट डे तक थे रेस में, पंजाब जब तक थी, पंजाब 30 से स्टार्ट हुई थी, पंजाब एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि दोनों बराबर पे आ गए थे। तो वो मेरे को लगता है कि अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी अभी भी अच्छी है, पर अगर वो ऐसे प्लेयर को जस्टिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन तो फिर सही है, वरना मेरे को लगता है एक सीजन उनको मिलना चाहिए। बाकी रघुवंशी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, 400 प्लस रन थे उनके वजह से, तो वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, इंडियन टैलेंट है, तो वो काफी अच्छा था। और एक तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, उनके लिए वो चीज काफी अच्छी थी। एक चीज उनको काफी इंजरी में भी काफी रोल, बड़ा बड़ा रोल प्ले किया था, जैसे कि हर्षित राणा नहीं थे टीम में, उसके बाद पृथ्वी राणा की इंजरी, मतलब वो भी अवेलेबल नहीं हो पाए थे जो मैच के लिए वो, तो पृथ्वी राणा अगर होते स्टार्टिंग ऑफ द सीजन पे तो शायद कुछ हो सकता था। तो उनकी इंजरी ने भी काफी रोल किया, और मेरे को ऐसा लगता है उन्होंने मनीष पांडे को सही से यूटिलाइज नहीं किया। मेरे को ऐसा लगता है कि मनीष पांडे शुरू से ही टीम में होने चाहिए थे, क्योंकि जब से मनीष पांडे उनके मौके नहीं मिले, लेकिन जिस मैच में उनको मौका मिला उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया पहले मैच में, जहाँ पे उनकी टीम स्ट्रगल कर रही थी, विकेट है, वहां पे उन्होंने आके मैच को, जब मुंबई इंडियंस से मैच था विकेट उड़ा देगा इनसे, पर उन्होंने आके फिनिश करवाया, मैच को जिताया। तो मेरे को लगता है कि अगर मनीष पांडे को अच्छे से रिप्लेस करते हैं कर सकते थे सीजन, और बेटर होना चाहिए था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि प्लेऑफ से पहले कि उनको कम से कम ना टॉप 2 की तो मैं टीम नहीं मानता था, लेकिन थर्ड पोजीशन से लेकर 6 पोजीशन में उनको फिनिश करना चाहिए था। वो 7 फिनिश किया है, लेकिन अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते थे। सेकंड हाफ उन्होंने काफी अच्छा खेला, जितना उन्होंने खेला पूरा सीजन अच्छा खेल सकते थे, मेरे को ऐसा लगता है। आपके क्या प्रोसेस है इस KKR तो यार मेरे ख्याल से अजिंक्य रहाणे है भाई, उसमें जिगरा तो है कि उन्होंने कम बैक करके दिखाया है एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर। पर? इस एज पे, एज इन वो 36 37 है, तो उस एज पे वो कैप्टनसी कर रहा है किसी IPL टीम की, वो ही सबसे बड़ी बात है, पहली बात तो। और उसके बाद पहले KKR टीम का डाउनफॉल हुआ, फिर उन्होंने कुछ संभालने की कोशिश करी, और फिर वो यहाँ तक पहुंचे, तो वो काफ़ी बड़ी बात है। लाइक इट शुड बी
अप्रिशिएटेड हिज एफर्ट्स एंड ऑल। बाकी थोड़े बहुत चेंजेस अगर उन्होंने करे अपने टीम में अगले साल, जैसे ओपनिंग हो गई या फिर मिडिल ऑर्डर, रिंकू सिंह की इस साल भी फॉर्म नहीं थी पिछले साल की तरह, तो वो थोड़ा सा एक कंसर्न है। बॉलिंग में एक आध चेंजेस वगैरह करे तो फिर ये मे भी हो सकता है कि अगले साल टॉप 4 में भी फिनिश कर जाए, बट वही है थोड़ा सा अजिंक्य रहाणे का फॉर्म, फिर इनकी मिडिल ऑर्डर और बॉलिंग डिपार्टमेंट में एक आध फास्ट बॉलर अगर ये ले आ पाए तो फिर इट वुड बी अ टॉप टीम। जी सही है। बिल्कुल। जो जैसे इंजरीज थी ना इस टीम की, तो मेरे को लगता है जहां पे इन्होंने फिनिश किया वो काफी सही किया है। क्योंकि वो लास्ट के जो 7 मैचेस है उसमें लगातार कुछ अच्छे मैचेस उन्होंने जीते थे। तो ये टीम 10वें नंबर पे भी आ सकती थी, बट इन्होंने बॉलिंग से, या फिन एलन ने भी स्टेप अप किया था बैटिंग से, हम्म। तो वो काफी सही चीज थी उनके लिए। और एक और पॉइंट था, सीजन से पहले ये बात हो रही थी कि अजिंक्य रहाणे कैप्टन है और रिंकू सिंह वाइस कैप्टन। तो क्या आप ये देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर रिंकू सिंह कैप्टन बनेंगे, या फिर नहीं कोई और बाहर से आके कैप्टन बनेगा? मेरे को ऐसा लगता है कि अगर रितु कैप्टन बनते तो अजीत का की पोजीशन टीम प्लेइंग 11 में जगह बनेगी या नहीं बनेगी, मेरे को नहीं लगता वो सारे लोग खेलेंगे। तो टीम को कॉल लेना पड़ेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता रिंकू सिंह को कैप्टनसी या वगैरह ऐसा कुछ मिल जाएगा, क्योंकि उसका थोड़ा सा अभी वो और डेवलप होना बाकी है, थोड़ा कम्युनिकेशन भी थोड़ा सा अच्छा नहीं है उसका। अगर आपने इंटरव्यूज में वगैरह देखा होगा वो, मैं अभी काफ़ी ब्लंट बोल रहा हूँ बट हाँ, दिस इज द फैक्ट। हाँ रिंकू सिंह नहीं, इट्स ही इज नॉट अ कैप्टनसी मटेरियल राइट नाउ। मे बी दे शुड लुक फॉर समवन एल्स या फिर स्टिक विद अजिंक्य रहाणे। बाकी मनीष पांडे का कुछ उन्होंने पहले उनको खिलाया नहीं, फिर बाद में खिलाया, परफॉर्मेंस वगैरह आई, तो फिर अभी अगर इस साल उन्होंने सेकंड हाफ में खिलाया तो फिर अगले साल उनको पहले मैच से ही मौका मिलना चाहिए, ताकि वो एक मिडिल ऑर्डर में एक स्टेबिलिटी रहे। बाकी लेट्स सी उन वो अभी आईपीएल ऑक्शन में या फिर ट्रेड्स में वगैरह क्या चेंजेस करते हैं। तो आपकी टीम एलएसजी पे आ जाते हैं, आप कुछ बताइए टीम के बारे में। एलएसजी टीम का तो मतलब वैसे ऑन पेपर वो मीडियोकर ही टीम थी। दिखने में ऐसे ठीक थे, बड़े प्लेयर थे, मिचेल मार्श, एडन मार्करम, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, फिर बॉलिंग में मोहसिन खान, मोहम्मद शमी। लेकिन जिस हिसाब से लग रहा था, बट उन्होंने वैसे परफॉर्मेंस नहीं दी। और पहले से ही वैसे हमें पता था कि ऋषभ पंत की कैप्टनसी उतनी अच्छी नहीं है जितनी हम सोच रहे थे। ऋषभ पंत के ऊपर जो भी एक्सपेक्टेशन या फिर जो आशाएं थी, गोयनका जी ने बताया था कि रोहित, धोनी और उनके बाद 5 ट्रॉफी 6 ट्रॉफी अगले 10-15 साल में जो जीतने वाले हैं वो ऋषभ पंत होंगे। लेकिन ये जो आशाएं थी वो आशाएं नहीं रही अभी। ही रहे उन्होंने बिल्कुल। कैप्टनसी से इस्तीफा दे दिया है इस साल, तो अगले साल अभी देखते हैं कौन कैप्टन बनेगा। परफॉर्मेंस के हिसाब से मिचेल मार्श ने काफी बैक टू बैक 500 प्लस रन्स का सीजन दिया है, वो काफी सही बढ़िया ओपनर रहे। निकोलस पूरन ने पता नहीं, मतलब सुनने में आ रहा था कि वो किसी बाहर बाहर वाले के साथ कांटेक्ट में, इसलिए वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। आप समझ ही रहे होंगे मैं किस मतलब क्या बात कर रहा हूँ, बट हाँ, ऑन अ सीरियस बिल्कुल नोट, बिल्कुल। पूरन का मतलब काफी खराब सीजन रहा है। उन्होंने फिर भी वैसे 200 प्लस रन दिए है इस सीजन में, लेकिन वो एक आध इनिंग्स 2 इनिंग्स आई है, मैच विनिंग ऐसा कुछ वो पता नहीं वो भी किया। जब आई थी तब सीजन लगभग बहुत ओवर हो चुका था। हाँ हाँ हाँ। चला कुछ था नहीं कर। तो ये निकोलस पूरन के 21 करोड़ और ऋषभ पंत के 28 करोड़, ये दोनों मिलके मतलब काफी सारे रिलीज हो गए, तो काफी सारे अच्छे प्लेयर्स इनके बदले आ जाएंगे 5-6। तो तो गोयनका आप जी ने अगले साल यही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, ताकि तो आपको क्या लगता है इन दोनों को रिलीज कर देना चाहिए अगले साल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो नहीं रिलीज होंगे ऋषभ पंत, और एक साल मुझे लग रहा है कि खेल लेगा एलएसजी के साथ, क्योंकि सिर्फ कैप्टनसी हाँ से रिजाइन करा है। एज अ प्लेयर वो रहेगा मे बी, उसका जो पर्स है वो कम हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि वो रिलीज होगा। बाकी देखते हैं। और आपको क्या लग रहा है एलएसजी का कैसा रहा ये इस साल का जर्नी? बॉलिंग ने काफी इंप्रेस किया था, जैसे मोहम्मद शमी तो है ही, अपने लेजेंड है। उसके साथ फिर प्रिंस यादव जो पिछले सीजन आए थे, उन्होंने काफी अच्छा इंप्रेस किया, और उन्होंने विराट कोहली को जो आउट किया था यॉर्कर पे। और जो उन्होंने मैच के बाद ये सुनने को मिला था कि विराट कोहली से उन्होंने टिप लिया था कि कैसे बॉल करनी, और फिर उन्हीं को आउट कर दिया। तो वो काफी इंप्रेसिव लगे मेरे को। एज एन इंडियन टीम के लिए भी वो एक अच्छे प्रोस्पेक्ट लग रहे हैं। मयंक यादव की इंजरी थी, मतलब वो भी अच्छा कर सकते थे। और एक
मेरे ख्याल से मोहम्मद शमी ने भी काफी इम्प्रेस किया है, तो उनको भी शायद इंडियन टीम में तो अब कम बैक करना चाहिए। मुझे नहीं लगता होगा ऐसा, क्योंकि मुझे लग रहा है बीसीसीआई अभी मूव ऑन हो चुकी है मोहम्मद शमी से। फिर भी देखते हैं, एक आध न्यूजीलैंड सीरीज, न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज जो है ओवरसीज, तो वहां पे अगर चांस बने, बट काफी कम कम पॉसिबिलिटी है कि उनको मिलेगी जगह टीम में। बाकी सेम केस भुवनेश्वर कुमार, उनका भी थोड़ा सा मुश्किल ही है, क्योंकि अगला वो T20 फॉर्मेट ही खेलेंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन T20 इंटरनेशनल्स में क्योंकि 2028 में वर्ल्ड कप है, तो और 2 साल, दो आईपीएल में और परफॉर्मेंस आएगी नहीं आएगी, वो एज फैक्टर वगैरह वो कंसिडर करके देखते हैं क्या होता है। दिव्यांश आप। स्कोर में तो मेरे को लगता है इस सीजन में आ जाएगी भुवनेश्वर कुमार, मेरे को ऐसा लग रहा है। हम्म। तो वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना है कि वहाँ अगर सेलेक्ट होते हैं तो कैसा परफॉर्मेंस करेंगे। तो काफी सही रहेगा। बाकी मैं प्रिंस यादव की परफॉर्मेंस से काफी खुश हूँ, जैसे कि उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था इस सीजन में आरसीबी के जगह जो गेम था, तो काफी टफ गेम था, फंसा हुआ गेम था, तो वहाँ पे उन्होंने प्लस परफॉर्मेंस दिखाई थी अपनी बॉलिंग से भी, मुकुल चौधरी। क्रूशियल विकेट से जिस हिसाब से। प्रिंस यादव प्रिंस यादव, हाँ जैसे हाँ। कि उन्होंने विराट कोहली को बोल्ड किया था स्टार्टिंग में हाँ ही, हाँ हाँ। तो वो काफी बड़ा मूवमेंट था मेरे लिए कि भाई हाँ, इस बॉलर ने मतलब दूसरे बॉलर किसी विकेट दूसरे पिच पे बॉलिंग कर रहे हैं और ये बॉलर अपने हिसाब से मतलब जित काफी वजह से उन्होंने देखा है कि दूसरे बॉलर मार खा रहे थे लेकिन प्रिंस यादव अपनी तरफ से अच्छे से कर रहे थे हर एक बॉलर कि उनकी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट। तो मैं उनकी बॉलिंग से इससे की काफी खुश हूँ, लेकिन बैटिंग में मेरे को ऐसा लगा उनका ओपनिंग पेयर भी काफी इनकंसिस्टेंट था। जब हो रहा था वो तो मर्जी के हिसाब से ओपनर चेंज कर रहे थे, कभी बडोनी आ जाता ओपनिंग पे, कभी कोई। तो मेरे को नहीं लगा उन्होंने ओपनर्स को भी सही से यूटिलाइज किया है, तो प्लेयर्स को ये नहीं पता था कि उनको किस पोजीशन पे खेलना है। तो ये रहा, और मेरे को ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि जो ओनर्स है उनको टीम टैक्टिक्स और इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए ज्यादा, उनका काम है आना मैच देखना और जाना। जैसा कि गोयनका जी आते हैं प्लेयर के साथ इन्वॉल्व होते हैं, उनको पसंद है क्रिकेट, हम समझते हैं कि सब कुछ है, लेकिन टीम के पास अपनी पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए कि जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो है, तो उनको इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। और अगर हो भी रहे तो ऑफ कैमरा रहे तो ज्यादा रहता है, वरना बातचीत काफी होती है कि लोग बातें बनाते हैं, क्रिटिक्स बनते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि टीम आपने हायर करी है, आपने कोचेस हायर करे हैं, तो फिर आपको इतना इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है, इस मामलों में। क्योंकि फिर प्लेयर्स के पास काफी प्रेशर रहता है कि जैसा कि अगर ऋषभ पंत खेल रहे हैं, उनका सीजन अच्छा नहीं आ रहा, तो देखो तो माइंड वो सोच ही रहे होंगे ना कि गोविंदा जी मेरे को कुछ बोलेंगे। केएल राहुल वाला सीन हमने देखा ही था 2 साल पहले, तो हर मैच के बाद रील बनती है, मीम बनते हैं, और ये डिस्कशन रहता है कि अब तो ऋषभ पंत गया कि भाई अब ऋषभ पंत गोविंदा जी अच्छी क्लास लेंगे, तो सब मतलब वो बनता है, कुछ भी होता है तो एक वो रहता ही है ना कि भाई गोविंदा जी अब क्लास लेने वाले हैं इसकी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ओनर्स को इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए टीम टैक्टिक्स में। बिल्कुल आपका क्या बिल्कुल। ख्याल है इसमें? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। अगर आपने कोई एक स्टैट देखा है, तो एलएसजी लखनऊ में कभी जीतती नहीं है, बहुत कम मैच जीतती है। तो जो टीम अपने घर पे नहीं जीतती, वो फिर कहाँ ही टॉप 4 में या फिर आईपीएल जीतेगी। तो वही वही। बात है। हाँ वो काफी इशू था। हम्म। वो एलएसी काफी अलग थी शुरू के 3 साल वाली, और अभी के लिए एलएसी काफी अलग थी, मेरे को ऐसा फील होता है। और बिल्कुल उनका होम का थोड़ा इशू भी रहता है कि पीछे पिच काफी अनसर्टेन है, कोई जैसे अपन को पता है कि अगर आप मानखेड़े स्टेडियम में मैच खेल रहे हो, चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच खेल रहे हो, तो आपको पता रहता है कि किसी विकेट मिल रही है, या फिर चेन्नई में मैच खेल रहे हो आपको पता रहता है। एलएसी का विकेट ऐसा है कि 10 में से 6 मैचों में तो वो स्लो विकेट होगा, 160 170, और कभी कभी 200 प्लस बन जाता है, तो काफी अनप्रिडिक्टेबल विकेट रहता है, मेरे को ऐसा फील होता है। बिल्कुल। तो इवन होम टीम में वो भी एडवांटेज नहीं ले पाती कि उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें, पहले बैटिंग करें बॉलिंग करें, विकेट के साथ परफॉर्म कर रहा है। तो जो अवे कैप्टन भी आते हैं तो वो भी बोलते हैं कि भाई हमें भी कैप्टन, जैसे कि रियान पराग जब एलएसजी के सामने खेले थे, तो उसने जब टॉस में पूछा था कि आपको क्या करना था, तो उसने बोला था अच्छा वो मैं टॉस हार गया, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था इस चीज पे मैं बैटिंग करूँ या बॉलिंग करूँ। तो हम्म। ऐसी सिचुएशन आती है कभी कभी कैप्टन के ऊपर भी कि उनको भी पता नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इस मामले में तो मेरे को ऐसा लगता है कि तो सोचना चाहिए उसको इस बारे में कि फीस किस हिसाब से बनाया जाए, क्यूरेटर के साथ उनके अच्छे रिलेशन होने चाहिए या फिर बातचीत, क्योंकि टीम अगर उनका होगा तो उनकी मेरे को ऐसा लगता है कि लिबर्टी होनी चाहिए कि उनके हिसाब से फीस बना सके। बिल्कुल लिटल बिल्कुल। मेरे को नहीं लगता है कि हो जाती है, आपको क्या लगता तो यार पिच का ठीक है, मतलब उनके जैसी फास्ट बॉलिंग है उनके हिसाब से वो पिच सही है। बट प्रॉब्लम है कि आपको बैटिंग में तो करना पड़ेगा ना। जब तक आपके पास जॉस इंग्लिश नहीं आया था, आपकी बैटिंग बहुत ही खराब हो रही थी। उस वो जब से आया उसने वन साइडेड आपको बैटिंग में कंट्रीब्यूट किया है। फिर मार्श ने भी तब कंट्रीब्यूट किया जब आपका सीजन खत्म होने वाला था। तो बैटिंग में उनको ऋषभ पंत को भी बैटिंग में स्टेप अप करना पड़ेगा, तभी वो एक अच्छे मतलब परफॉर्मेंस दे पाएंगे, वरना सिर्फ बॉलिंग से और एक दो प्लेयर के बैटिंग से नहीं हो पाएगा। जी। है? हाँ ये बात तो सही है। जी अभी फिर इसके बाद मेरे ख्याल से एलएसजी पे काफी सारी फाइनली बात हो गई है। इसके बाद सबसे, हम्म। सब लोगों की, पूरे इंडिया की फेवरेट टीम, फेवरेट टीम आजकल की मतलब पिछले 2-3 साल में जो फेवरेट टीम बनी है, काफी मेजोरिटी फैंस बढ़ गए हैं इस टीम के। वैसे पहले से ही थे फैंस, लेकिन अभी आजकल पसंद सबको आ रही है, तो वो टीम है आरसीबी।
ठीक है, बात करते हैं ऋतिक, आप सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। हाँ यार, तो देखो लास्ट ईयर वो चैंपियंस थे, तो इस ईयर भी लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि वो टॉप 2 में फिनिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने टीम एक ऐसी बनाई थी जिसमें हर प्लेयर परफॉर्मर है। आप ऊपर से स्टार्ट करो, विराट कोहली, फिर सॉल्ट, फिर पर्टिकल, जो कि मेरे को लगता है कि उसका काफी इम्पैक्ट रहा था पिछले सीजन। उन्होंने काफी क्विक रन्स किए थे, अच्छे स्ट्राइक रेट पे। उसके बाद आप देखो पाटीदार, जिसने मतलब बिल्कुल टीम को कैरी किया है, वन साइडेड वो मैच जिता सकता है वो प्लेयर। और फिर बॉलिंग में आप देखो कि हेजलवुड, उसको हेजल गॉड भी बोलते हैं, तो उन्होंने तो हमेशा हर टीम के लिए उन्होंने अच्छा ही किया है। वो सीएसके में थे तो वहां पे भी उनका एक बड़ा रोल था। फिर स्पिनर्स उनके आप बोल सकते हैं थोड़े हल्के थे, जैसे सुयश और कृणाल, बट कृणाल ने बहुत इंप्रूव किया और उन्होंने लाइक बाउंसर डालना शुरू कर दिया, तो वो एक काफी अच्छा इंप्रूवमेंट था उनके साइड से। तो बैटिंग में, बॉलिंग में, फिनिशिंग में, फील्डिंग में, मतलब हर तरह से वो टीम एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो अगर वो इस साल जीती है तो उनका बनता भी था जीतना, और मेरे को लगता है उनके लेवल पे किसी ने कॉम्पीट नहीं किया इस बार। जी। काफी हल्का परफॉर्मेंस था। जो टॉप 4 की जो टीम्स थी, जैसे आरआर थी या जीटी थी या एसआरएच थी, जीटी का 3 के बाद आपको बैटिंग पता नहीं है क्या होगी। आरआर में डिपेंडेंसी वैभव पे थी। फिर एसआरएच का भी एक बैड डे आ गया था जो वो हार गए थे, तो उनका अगर बैड डे आता है तो सारे लोग आउट हो जाते हैं, तो वो उतना कंपटीशन नहीं दे पाई। मेरे को लगता है कि शायद कोई और टीम, नीचे की कोई टीम होती, वो शायद बेटर कंपटीशन दे पाती आरसीबी। जी। आप लोग ऐड कर सकते हैं कुछ? हाँ, तो जैसा कि बोला जाए, आरसीबी फेवरेट थी। मैं तो उनको टॉप 4 की टीम मान ही रहा था, और मेरे को लग रहा था कि ये आरसीबी जितना मतलब स्टार्टिंग में भी जैसे उन्होंने स्टार्टिंग करी थी, तो लग रहा था कि ये टीम को क्वालीफाई कर लेगी और टॉप 2 में क्वालीफाई कर लिया। अगर वो एलिमिनेटर खेलते तो वो, मैं उनको टॉप 2 मतलब क्वालीफायर की टीम मान रहा था, क्वालीफाई खेलना चाहिए उनको शुरू से ही, क्योंकि परफेक्ट जो टीम होती है वो थी वो, कि आपके पास ओपनिंग आपकी अच्छी है, मिडिल ऑर्डर अच्छा है, बॉलिंग अच्छी है, फील्डिंग अच्छी है। बॉलिंग में भी उनका एक एडवांटेज ऐसा था कि किसी भी टीम में एक विकेट टेकिंग बॉलर होता है। जैसे कि राजस्थान के पास जो फ्रांसर है, दूसरी टीम के पास, इसके पास एक एक है, जैसे प्रिंस यादव एलएसी के पास है। सबकी टीम के पास एक एक बॉलर होता है, विकेट टेकिंग बॉलर, और दूसरा बॉलर का काम होता है कि रन कम दे रहा है, बट हर मैच में विकेट्स लाके दे रहा है। लेकिन आरसीबी में भी एडवांटेज था कि पेट कमिंस, मिचेल हेजलवुड भी हर मैच में विकेट्स निकाल रहे थे, भुवनेश्वर कुमार दोनों। तो काफी मुश्किल हो रहा था टीम के लिए। स्टार्टिंग में मतलब इम्पैक्ट डाल रहे थे अपना। उसके बाद कुणाल पांड्या ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस बॉलिंग डाला, स्पीड से बाउंसर ला रहे थे। प्लेयर प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। मेरे को शुरू शुरू में ऐसा लग रहा था कि ये गलत है, मतलब स्पिनर कैसे डाल रहा है, कुछ होना चाहिए इस पे। तो फिर मेरे को ऐसा पसंद नहीं आ रहा था उनका वो चीज। पर अगर रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर अगर वो आता है तो ठीक है। तो काफी कंप्लीट टीम थी वो। और वीकनेस मेरे को लगी कि खाली दो वीकनेस की अगर मैं बोलूँ टीम की, तो ज्यादा कुछ है नहीं, खाली यही था कि शेफर्ड का सीजन इतना अच्छा नहीं था। ऊपर से, और जितेश शर्मा से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट, मतलब जितेश शर्मा से उम्मीदें ज्यादा थी कि वो डिलीवर करेंगे, वो नहीं कर पाए। वरना इस टीम में मेरे को नहीं लगता कि कोई डिलीवर परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, उन्होंने वैसा परफॉर्म किया है। सबसे कंसिस्टेंट टीम थी, और लग रहा था कि हाँ, ये टीम एक स्टैंड आउट थी। मेरे को नहीं लगता कोई टीम उनके आसपास भी थी कम्पीट करने मेरा के एक ही टेक है कि इनका जो कर्स है ना, 2008 से लेके 2024 तक वो खत्म हो चुका है। बैक टू बैक डिफेंड करना, और सबसे अब आई थिंक अभी थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल टीम, वैसे कहा जाए तो केकेआर है वैसे थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल, लेकिन फिर भी केकेआर के साथ अभी ये खड़ी हो चुकी है वैसे मेरे ख्याल से आरसीबी भी। लिए। जो इनकी मैनेजमेंट थी, इन्होंने रजत पाटीदार में जो देखा था कि कैप्टेंसी है इसमें, वो काफी काफी एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया था इन्होंने। और 2 बार बैक टू बैक प्रूव करना, और अनकैप्ड प्लेयर जो जिन्होंने कभी T20 खेला भी नहीं है इंटरनेशनल, उन्होंने बैक टू बैक आईपीएल ट्रॉफी जिताना, मतलब उस बंदे में कुछ तो होगा भाई, उस हिसाब से ही उसने करा है। और दो बहुत बार बड़ी बात। एक बार नहीं 2 बार करके दिखाया है, तो मतलब रजत पाटीदार को लाइक हेड्स ऑफ। बट हाँ, विराट कोहली लेजेंड। मतलब जो 2024 में जैसे थे वो, और 2025-26 में जैसे खेले, वो कम्प्लीटली अपोजिट है। उन्होंने अपने बैटिंग में इंटेंट दिखाया है। अब पहले जैसा ऐसा नहीं रहा कि हाँ भाई 40 बॉल 50 या फिर 35 बॉल 50, ऐसे वो अभी नहीं खेल रहे। अभी वो मतलब आ रहे, मार रहे, सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे। पिच खराब है तो फिर टिके रह रहे, अगर पिच बहुत अच्छी है तो फिर रन मार रहे। तो वो अकॉर्डिंग टू द पिच, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेल रहे हैं, ना कि सिर्फ अपने रन बनाने हैं, और ऐसा कुछ नहीं है अभी। तो ये काफी अपने आप में उन्होंने चेंज लाया है, जिसकी बदौलत आज आप देख ही रहे हो कि ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ इंडिया। तो आज के लिए फिर वाइंड अप कर लेते हैं, हमारी पहली पॉडकास्ट थी ये। कीप सब्सक्राइबिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, एंड वी विल बी कमिंग as soon as possible with the next topics on cricket थैंक यू and गाइस। बिल्कुल। शेयर thank भी you करना है सबको, और लाइक भी करें, और जी। कुछ सजेशंस है तो कमेंट्स में भी डाल सकते हैं। बिल्कुल।